हाय एवरीवन, आपके जो भी सवाल आप लोगों ने #myquestion के नाम से पूछे थे, उनमें से कुछ सेलेक्टिव सवालों को मैंने आज लिया है और मैं कोशिश करूंगी उनका एप्रोप्रिएट रिप्लाई देने के लिए। टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि ये वाले जो वीडियो होते हैं #myquestion वाले बहुत लंबे हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल, ठीक है, अभी मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था जो था मिसमैच मैरिज, मतलब कि एक व्यक्ति की हाइट है जो 5 फुट है, 5.5 फुट है, उसकी शादी अगर हो जाती है 3.5 4.5 फुट वाली लड़की के साथ में, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। उसमें कुछ लोगों ने बहुत ही सही पॉइंट रखा है और उन्होंने मेरी गलती को आइडेंटिफाई किया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। कुछ कमेंट हैं जैसे कि वालिया कपिल जी ने बोला है कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। केशव सिंह ने बोला है मैडम हाइट से साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कुछ लोगों को देना चाहूँगी। देखिए, ये बात सही है, जो वेजाइना होती है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। जब एक औरत डिलीवरी करती है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है उसकी माँ से, तो वेजाइना के थ्रू बच्चा निकलता है। अब एक बच्चे का जो सिर है, ठीक है, मिनिममली 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बच्चे का जो हेड का डायमीटर होता है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। इतना बड़ा बच्चे का सिर वेजाइना से इजीली बाहर निकल आता है। पेन होता है लेकिन निकल आता है, ठीक है। दैट मीन कि वेजाइना में काफ़ी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकती है। लेकिन एक बात भी सच है कि वेजाइना के अंदर जो नर्व फाइबर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि सिंपल से टच से भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। यानी कि जो वेजाइनल की लेंथ है या वेजाइना का डायमीटर है वो फीमेल के साइकोलॉजी पे वो कितनी ज़्यादा रिलैक्स है और क्या प्रोसीजर हो रहा है उसको किस तरीके से समझती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जब लेडी पेशेंट आती हैं, जब हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं, PV एग्जामिनेशन, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, उसके अंदर हम लोग फीमेल की वेजाइना के अंदर ये 2 उंगली को इंसर्ट करते हैं। ये कुछ इस तरीके से, अगर ये वेजाइना है तो यहाँ इंसर्ट की जाती है और फीमेल की वेजाइना का चेकअप किया जाता है। बहुत सारी फीमेल 2 फिंगर के इंसर्ट करने पर दर्द से चिल्लाती हैं, परेशान हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती है। लेकिन ये 2 फिंगर की जो लेंथ है वो ऑब्वियसली कम है। यहाँ पर जो पेन होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, यानी कि जो वेजाइना है, जो नर्व फाइबर है वो एकदम से इरिटेट हो जाते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण, और वेजाइना अपने आप को क्लोज कर लेती है, टाइटली क्लोज कर लेती है, ठीक है। यानी कि वेजाइनल होल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो यहाँ पिछले वीडियो में मैंने आपको जो क्लियर किया था वो अरेंज मैरिज के संबंध में था कि यदि इस तरीके से अरेंज मैरिज हो जाती है, 2 लोग हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा उनका अटैचमेंट अभी नहीं है, नई नई शादी हुई है, तो वो जो कुछ भी मैंने आपको उसमें बताया था वो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए है। ऐसा नहीं है कि यदि आपकी किसी की हाइट 3 फुट है, आदमी की हाइट है वो 5 फुट है, तो वो लोग आपस में रिलेशनशिप नहीं रख सकते, प्यार नहीं कर सकते, उनके बीच में शादी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे की केयर करना और एक दूसरे के बॉडी टाइप को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ लोग उस वीडियो से ऑफेंड हुए हैं, तो मैं उनको ये क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी सोच का दायरा बड़ा करिए। जो भी मैं कुछ आप लोगों को बताती हूँ उसका पीछे जो रीज़न होता है, पर्पस होता है, वो एजुकेशन होता है। कि कोई भी ऐसा मतलब यूनिवर्सल रूल नहीं है कि छोटी लड़की की शादी बड़े लड़के के साथ नहीं होनी चाहिए, या फिर बड़े लड़के की शादी, लड़की की शादी छोटे हाइट वाले लड़के के साथ नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। सभी व्यक्ति के बीच में अगर लव है, कंसेंट है एक दूसरे के प्रति, तो शादी कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं और सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आपको स्टार्टिंग में एक दूसरे के बॉडी टाइप के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये हुआ लास्ट वीडियो का क्लेरिफिकेशन। इसके बाद अगले जो आप सवाल से चालू करते हैं, जो पर्टिकुलर पोस्ट के नीचे सवाल आए थे, यहाँ पर देखिए, अभी जैन जी ने सवाल बोला है #myquestion, हेलो मैम, माय नेम इज़ पुनीत, माय एज इज़ 25 ईयर्स नाउ एंड आई हैव प्रॉब्लम्स ऑफ हेयर फॉल ड्यूरिंग शैम्पू। हेयर फॉल से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है अमित सिंह जी का। इन्होंने भी लिखा है कि डियर मैम, मेरा हेयर बहुत ज़्यादा टूट रहा है, गिर रहा है, मेरी एज 28 साल है, ठीक है। उसके बाद सोनू सिंह जी ने सवाल पूछा है, मैम मेरे हेयर वाइट हो रहे हैं, फिर से ब्लैक हो सकते हैं क्या? हेयर फॉलिंग, अगेन हेयर फॉलिंग, फिर से लास्ट में हेयर फॉलिंग। बहुत सारे लोगों ने हेयर फॉल से रिलेटेड सवाल पूछा है, तो सभी लोगों के लिए मैं इकट्ठे आंसर दे देती हूँ। देखिए, मैंने जो हेयर वाले वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने एक चीज़ क्लियर करी थी, हेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है अगर हमारे हेयर कम हो रहे होते हैं, गंजापन आ रहा होता है, बाल झड़ रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए हेयर एक एक्स्ट्रा पार्ट है।
आप जो कुछ भी खाना पीना खाएंगे, डाइजेशन होने के बाद में पहले आपके शरीर के जो वाइटल ऑर्गन है उनके पास न्यूट्रिशन जाएगा, उसके बाद बचेगा तो जो एक्स्ट्रा वाइटल ऑर्गन है उनके पास जो न्यूट्रिशन है वो जाएगा, उसके बाद हमारे हाथ पैर मसल्स में न्यूट्रिशन जाएगा। लास्ट में यदि कोई बचा खुचा है शरीर के पास में तो फिर वो स्किन पे, हेयर के लिए, नाखून के लिए जाता है। तो यदि आपको हेयर फॉल हो रहा है तो वो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स की, न्यूट्रिशन की, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स या जो कुछ भी ये सारे न्यूट्रिशन वाली चीज़ें होती हैं उनकी काफ़ी कमी है। अब दुर्भाग्य से बात ऐसी है कि लोग अपने इंटरनल हेल्थ से ज़्यादा अपने हेयर के ऊपर ध्यान देते हैं। तो यदि आपके हेयर गिर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इंटरनल हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। पहले अपने डाइजेशन को सही करिए, डाइजेशन सही हो जाए उसके बाद आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुँचना चाहिए, उसके लिए आपको प्रयास करना है, वो एक अच्छे से हो जाए। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करनी है जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। उसके बाद में आता है कि आपको हेयर की केयर करनी है। आप सोचो कि केवल शैम्पू लगा लोगे, तेल लगा लोगे और आपकी हेयर प्रॉब्लम सही हो जाए, वो नहीं हो सकती। एक मेडिसिन मैंने आप लोगों को बताई थी, यदि आप लोगों का डाइजेशन अच्छा है तो आप भृंगराज पाउडर का प्रयोग करिए 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ। हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए भृंगराज बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसका प्रयोग आपको तभी करना है जब आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा है। ठीक है। इसके बाद कुछ सवाल पूछे थे कि जो बाल है वो सफ़ेद हो रहे हैं। बालों का सफ़ेद होना आयुर्वेद में पालित्य रोग के नाम से वर्णन है। अब देखिए, पालित्य अगर 40-50 साल की एज के बाद हो रहा है तो फिर ये नॉर्मल कहलाता है। यदि आपकी एज 40+ है और अब आपके बाल धीरे धीरे सफ़ेद होना चालू हो रहे हैं तो वो नहीं रुकने वाले, आप कितना भी ट्रीटमेंट करवा लो। लेकिन यदि उससे पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आपके शरीर के अंदर पित्त काफ़ी बढ़ा हुआ है। पित्त को कम करने के ऊपर आपको ध्यान देना है। पित्त को कम करने के लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी होगी। अपने खाने में से मिर्ची और पित्त को बढ़ाने वाली जितनी चीज़ें हैं उसको कम करना होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्रोध आता है, तनाव आता है, तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। मेडिसिन के रूप में ऐसे सभी लोग जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो लगातार 3 से 4 महीने तक अविपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट प्रयोग करिए। इसके बाद बालों को हेल्दी बनाने के लिए भृंगराज चूर्ण का प्रयोग करिए। यदि खून की कमी है तो आपको खून बढ़ाने वाली जो मेडिसिन होती है, आयरन सप्लीमेंट होते हैं, वो लेना पड़ेगा। कुछ समय के लिए मल्टीविटामिन और लिवर टॉनिक का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। एक चीज़ और मैं लास्ट में क्लियर कर दूं, जो बाल सफ़ेद हो गए हैं वो वापस काले कभी नहीं होते। एक बार जिसने कलर छोड़ दिया है वो बाल वहां से टूटेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि जो नीचे से नए हेयर आएंगे वो वापस आपके काले आए, लेकिन वो भी एज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके बाद का जो सवाल है ये AB टॉक ने पूछा है। AB टॉक सवाल करते हैं कि #माई क्वेश्चन, मैम मेरी 15 डेज की नाइट शिफ्ट होती है, 15 डेज की शिफ्ट दिन में रहती है। ठीक है। मुझे रात को तो नींद आ जाती है लेकिन रात की शिफ्ट के बाद दिन में 4 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती है। बहुत परेशान हूँ, कुछ बताएं। आप परेशान फालतू में हैं। परेशान फालतू में इसलिए क्योंकि आयुर्वेद में एक चीज़ कही गई है कि यदि आप रात में जगते हैं यानी कि रात्रि जागरण करते हैं, ऐसी कंडीशन में सुबह बिना खाए या फिर हल्का भोजन करने के बाद जितनी मात्रा में आप रात में सोते हैं उससे आधी मात्रा में दिन में सोने के लिए कहा गया है। यानी कि एवरेज तौर पर दिन में रात में व्यक्ति की जो नींद होती है वो 6 से लेकर 8 घंटे की होती है। तो इसका मतलब यदि आप रात में जागे हुए हैं तो दिन में आपको 4 से लेकर 6 घंटे तक की नींद ही आएगी, इससे ज़्यादा नींद नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपकी नेचुरल है, तो उस मामले में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो अगला सवाल है ये है अभिषेक कांत मिश्रा का। डॉक्टर मैम, क्या गोखरू और शिलाजीत का प्रयोग साथ में कर सकते हैं? शारीरिक कमज़ोर है और याददाश्त भी कमज़ोर है। देखिए, आप बिल्कुल गोखरू और शिलाजीत, ठीक है, हाँ शिलाजीत, दोनों का प्रयोग साथ में कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जितनी भी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि रसायन औषधि कहलाती हैं, फॉर एग्जाम्पल गोखरू है, शिलाजीत है, अश्वगंधा है, मूसली है, बला है, च्यवनप्राश है, कुछ हद तक भल्लातक है, लेकिन भल्लातक का लगातार प्रयोग करने पर, त्रिफला का यदि रसायन प्रयोग करते हैं यानी कि 6 महीने 1 साल के लिए लगातार प्रयोग करते हैं, इन सभी कंडीशन में आयुर्वेद के हिसाब से पहले वमन विरेचन द्वारा शरीर का शोधन करने के लिए बोला गया है। वमन विरेचन का मतलब यह है कि आपकी इंटेस्टाइन में स्टमक से लेके आपके एनाल कैनाल तक के किसी भी पोर्शन में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए।
यदि इस तरीके से पहले आप शरीर का शोधन करवाते हैं, वमन विरेचन करवाते हैं, उसके बाद आप इन सारी औषधियों का प्रयोग करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। यदि बिना वमन विरेचन के आप इनका प्रयोग कर रहे हैं तो प्लीज़ अधिक मात्रा में प्रयोग मत करिए, लगातार प्रयोग मत करिए, और हो सके तो किसी आयुर्वेद डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए। खुद अपना प्रयोग करने से बेहतर है आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वहाँ से उनसे पर्चा लिखवा लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए और उस हिसाब से आप औषधियों का प्रयोग करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, अमित चांदिल जी ने सवाल पूछा है, हैशटैग माई क्वेश्चन, हाई बीपी को कम कैसे करें? आई एम 28 ईयर ओल्ड, मेडिसिन के अलावा कोई नेचुरल प्रोसेस है बीपी को ख़त्म करने का? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, मैं अगर आपको सच बताऊं, ये मेरा ओपिनियन है, बहुत सारे डॉक्टर्स का अपना ओपिनियन हो सकता होगा, लेकिन बीपी है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, ये वाली जो बीमारियां हैं ना, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है। यानी कि ऐसी बीमारियां जिसका कारण आपकी खुद की गलत लाइफ स्टाइल होता है। ठीक है, आपकी लाइफ स्टाइल यदि खराब है, उसी कारण से आपको ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम डेवलप होती हैं। अब दुर्भाग्य ऐसा है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से चेंज तो कर नहीं सकते, 19-20 चेंज कर लोगे, थोड़ी एक्सरसाइज शामिल कर लोगे, थोड़ा प्रयास कर लोगे कभी कभार मेडिटेशन करने का, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो फुल डेडिकेट होते हैं कि भाई अब हमें अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करनी है, अपनी बीमारी को ठीक करना ही है, कुछ भी हो जाए हमको अपनी बीमारी को ठीक करना है। इतना डेडिकेशन कम मिलता है। एक किताब थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा की, मुझे बहुत पसंद है। इसमें उस जो ऑथर रहता है या फिर जो कहानी का नायक है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और फिर फाइनली अपनी सारी संपत्ति जायदाद जो कुछ भी है किसी और को देके मेडिटेशन करने के लिए मॉन्क बन जाता है कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी हेल्थ कंडीशन को, अपनी फिजिकल हेल्थ कंडीशन को ठीक करना है। तो यदि आप इस तरीके से कंप्लीट डेडिकेशन दिखाओगे तो फिर तो आप बीपी को ठीक कर सकते हो। बीपी का मेन कारण क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ने का, मानसिक तनाव, डिप्रेशन के कारण, तनाव के कारण, एंग्जाइटी के कारण आपका बीपी बढ़ता है। अगर आपको अपनी बीपी को नेचुरल ठीक करना है तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में मेडिटेशन करना ऐड पड़ेगा। कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ स्टाइल में मेडिटेशन होना चाहिए। जनरली आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आपको गुस्सा कम आए, आपको अपने गुस्से के लिए एंगर मैनेजमेंट इस तरीके के प्रयास करने पड़ेंगे, पॉजिटिव थॉट के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, डिप्रेशन है तो उसको दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और ये लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि एंगर मैनेजमेंट कोई कोर्स नहीं होता कि 6 महीने का आपने कोर्स कर लिया अब आपको ज़िंदगी में गुस्सा नहीं आएगा। जिंदगी बढ़ती जाती है, पहले आपको किसी बात पे गुस्सा आता था, बाद में आपको किसी और बात पे गुस्सा आता है, तो आपको ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल में अगर आपको रेगुलर खाने पीने की चीज़ें हैं, नमक कम करना है, ऑब्वियस सी बात है। पहली बात तो नमक बिल्कुल कम करना है और जितना भी नमक लेते हैं उसमें भी आपको काले नमक का ज़्यादा प्रयोग करना है। ठीक है, कई लोग ये गलती करते हैं कि नॉर्मल नमक हटाकर काला नमक ले लेते हैं, क्योंकि मानते हैं कि जो ब्लैक सॉल्ट होता है उसके अंदर पोटेशियम का अमाउंट होता है। ऐसा नहीं है, उसके अंदर पोटेशियम होता है, साथ में सोडियम भी होता है। ठीक है, दोनों चीजें होती हैं उसमें। और जो सादा नमक होता है उसमें केवल और केवल NaCl होता है। तो कंपैरिजन में इसके मुकाबले, सादे नमक के मुकाबले में जो ब्लैक साल्ट होता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पूरी मात्रा में आप ब्लैक साल्ट का प्रयोग करना चालू कर दो। ठीक है, अगला जो सवाल है इसके बाद में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का सवाल है, हैशटैग माई क्वेश्चन, मैम जो वेरिकोसील का लिया आपने बताया, हाँ ये आपने जो वेरिकोसील के लिए मेडिसिन बताई हैं उनका नाम उर्दू या इंग्लिश में बता दें, क्योंकि या ऐसी कोई वेबसाइट बता दें जहाँ से ले सकते हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ। ये सवाल बहुत सारे लोगों के आते हैं कि जो मेडिसिन मैंने बताई है उसको उर्दू में क्या कहते हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं, तो उसको चेंज कर दीजिए। कई बार क्या, एक तो यूट्यूब की वजह से लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अरे हो सकता है ये हमारे आसपास का कोई दवाई हो, तो प्लीज़ उस मामले में आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती, आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा। जो मेडिसिन के नाम मैंने बताए हैं वो अक्सर मैं मेडिसिन को लिख देती हूँ, स्पेलिंग लिख देती हूँ, तो आप उस स्पेलिंग से नोट करके गूगल में उसको सर्च कर लीजिए कि आपकी यहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं। हर व्यक्ति के लिए बताना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद थोड़े से फेसबुक से सवाल लिए हैं। फेसबुक पे से सवाल में सबसे पहले दर्शन कौर जी ने सवाल पूछा है। हाँ, आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि यूट्यूब के साथ साथ मेरे को फेसबुक पर भी फॉलो करिए, क्योंकि फेसबुक के ऊपर काफ़ी कम लोग हैं, बहुत ही कम सवाल आते हैं, तो ज़्यादातर की मैं जवाब दे देती हूँ। तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी आइए, यूट्यूब में भी सवाल करिए, लेकिन फेसबुक पर भी आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। फेसबुक की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
दर्शन कौर ने सवाल पूछा है, आई हैव डीएनएस प्रॉब्लम लेफ्ट साइड फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स, सम डॉक्टर सजेस्ट सर्जरी, अदर से मेडिकेशन, आई आल्सो हैव माइग्रेन प्रॉब्लम, आई एम वेरी प्रोन टू कोल्ड एंड कफ। तो इनको डीएनएस होता है, उनको माइग्रेन हो ही जाता है और कोल्ड एंड कफ हो ही जाता है। अब डीएनएस की प्रॉब्लम में ज़्यादातर डॉक्टर आपको सर्जरी एडवाइस करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपली बता दूँ कि सर्जरी अगर आप करवा भी लोगे तो कुछ समय के बाद में 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो डीएनएस वापस डेवलप हो जाएगा। तो सर्जरी में डीएनएस की कंडीशन में सर्जरी कभी मत करवाइए, अदर देन आपकी जो बोन होती है, जो नेजल बोन होती है वो टेढ़ी है। अगर जो बोन है वो टेढ़ी है तो आपको सर्जरी करानी है। यदि बोन आपकी सीधी है लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार के पॉलिप ग्रोथ हो गई है, कोई मस्कुलर ग्रोथ हो गई है, तो आपको सर्जरी नहीं करानी है। अब ये दोनों चीज़ें आप कैसे पता करोगे? आप नहीं पता कर सकते। आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। आप खुद नहीं पता कर सकते कि हड्डी टेढ़ी है कि मस्कुलर सेप्टम है। दोनों को ही डीएनएस कहा जाता है, ठीक है। तो यदि मस्कुलर सेप्टम है तो सर्जरी मत कराइएगा। बहुत सारे आयुर्वेद की दवाइयाँ होती है जिससे आपकी एलर्जी की जो प्रॉब्लम है, जो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। मुझे खुद डीएनएस है, डॉक्टर ने बोला था सर्जरी कराना है, मैंने सर्जरी नहीं कराई और मुझे वर्तमान समय में किसी प्रकार की कोई कोल्ड, एलर्जी, ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप सर्जरी कराइए। अगला जो फेसबुक का ही सवाल है, मैम हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू। इसके लिए वेबसाइट आ चुकी है, वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल टेलीफोनिक कंसल्टेंट ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको अपॉइंटमेंट के थ्रू मिलेंगी। उसके बाद कमलजीत ने, आई आस्क अबाउट एलर्जी, माई सन सम टाइम व्हेन ही स्लीप सम नॉइज, आई लिसन फ्रॉम हर चेस्ट, व्हाट आई डू। अगर उनको छाती से आवाज़ आ रही है बच्चे को, इसका मतलब है छाती के अंदर कफ भरा हुआ है। वो आपने बच्चे की एज वगैरह नहीं बताई है, लेकिन फिर भी अगर छोटा बच्चा है तो मैं इतना बोलूँगी कि जो बच्चों की दवाई होती है द्राक्षासव, द्राक्षासव बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, वो बच्चों के लिए अच्छा फायदा करती है। द्राक्षासव 5 ml की मात्रा में। छोटे बच्चे, यदि आपका छोटा बच्चा है जो 10 साल से छोटा है और 3 साल से ऊपर है, ठीक है, 3 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे को यदि छाती से कफ की आवाज़ आ रही है, रिसलिंग साउंड आ रही है, तो द्राक्षासव जो होता है 5 ml की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के बाद थोड़े से पानी में मिलाकर देना है। केवल 5 ml दीजिएगा और इसका प्रयोग आपको लगातार करना है, कम से कम 1 महीने तक। द्राक्षासव का आप लगातार प्रयोग करोगे तो उसको भूख भी अच्छी लगेगी और छाती के अंदर जो कफ भरा हुआ है वो भी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद फिर से ये जगदीश सैनी जी का सवाल है, 15 साल से साइनस की समस्या है, नाक बंद रहता है, सर दुखता है। साइनस की समस्या है, कई बार मैंने बताया, साइनस की कंडीशन के लिए आयुर्वेद की मेडिसिन है लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस, लक्ष्मी विलास रस की एक गोली यानी कि 250 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी से या फिर शहद और घी के साथ में मिलाकर आपको लेनी है। नाक के अंदर तेल डाला करिए। तेल डालने के लिए आप अणु तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अणु तेल 2-2 बूंद सुबह शाम आपको नाक के अंदर डालना है। इतनी 2 चीज़ करिए, आपको साइनस की कंडीशन में फ़ायदा हो जाएगा। कफ को आपको कम करना पड़ेगा और कफ क्या होता है, कफ को कैसे कम करना है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए जो मेरा सेकंड चैनल है लर्निंग आयुर्वेद विद डॉक्टर नेहा, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद अगला सवाल है, वुड यू माइंड सजेस्टिंग सम एक्सीलेंट ऑथेंटिक टाइटल। ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे इसका कोई आंसर समझ में नहीं आया कि मैं टाइटल्स कैसे बता सकती हूँ। शेख मुश्ताक जी का सवाल है, आई हैव सम इश्यूज रिलेटेड टू एस्टमक एंड हैव प्रॉब्लम ऑफ गैसेस। वंस आई वॉच्ड योर वीडियो इन विच बहुत कुछ है, ठीक है, टोटल मिला के ये है कि पेट के अंदर गैस बन रही है। त्रिफला की मेडिसिन का इन्होंने बोला, देखा था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। पेट के अंदर गैस बन रही है तो त्रिफला बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो गैस बनने का मेन कारण है वो कहीं ना कहीं हार्ड स्टूल ही होता है। लेकिन यदि आपको हार्ड स्टूल की प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको फ्लैटुलेंस रहता है यानी कि पेट फूल जाता है, गैस बनती है, तो इस सभी कंडीशन के लिए अभिपत्तिकर चूर्ण बेस्ट है। एक ही मेडिसिन है, 1000 बार बताई है, 1000 बार आगे भी बताना है, क्योंकि एक मेडिसिन है जो इतना अच्छा काम करती है तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है। अभिपत्तिकर चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है। इसको लेने सादे रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है उसके साथ लेना है और लगातार इसको प्रयोग करना है कम से कम 2 महीने तक। इसके अलावा जो पित्त को बढ़ाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको आपको कम करना पड़ेगा। अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जिससे जो पित्त बढ़ा हुआ है आपके शरीर में वो नॉर्मल आ जाए,
ठीक है, सारे सवाल मेरे ख्याल से हो गए जो मैंने सेलेक्ट करके रखे थे। और इसके अलावा यदि आप लोगों का कोई सवाल है, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे थे लेकिन छूट गए ऑब्वियसली, तो उन सबसे माफ़ी मांगती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितने लोगों के सवाल छूटे हैं उनको मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूँगी। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।